गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आप सभी प्यारे बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में जो आपकी ई लर्निंग हो रही है उसे आप सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा और उसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी जो है बहुत अच्छी समृद्धि स्वास्थ्य की ले रहा होगा। आइए अब हम हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारे पाठ का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। पिछली दो कक्षाओं से यानी कि 9th और अब जो हमारी 10th चल रही है उन कक्षाओं के अंदर आप ये मान लीजिए हम लगातार लोकतंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। हमने समकालीन विश्व के लोकतंत्र से हमारी यात्रा को शुरू किया था। वो विभिन्न संस्थाओं से होती हुई, चुनावी राजनीति से होती हुई, जातिगत और सामाजिक जो मसले होते हैं उससे होती हुई और अंत में हम जो है राजनीतिक दल पर पहुंचे और उसके बाद अब लास्ट में हम उस लोकतंत्र की जो अंतिम जो कड़ी है उसके बिल्कुल नज़दीक हैं और हम यहाँ जानेंगे कि जो लोकतंत्र हम अपना रहे हैं उसके क्या परिणाम है। क्या वास्तव में जो लोकतंत्र की यात्रा हमने 9th क्लास के पहले चैप्टर से शुरू की थी जो हमारे अंतिम पड़ाव के ऊपर है, और उसी अंतिम पड़ाव के अंदर जब हम किसी भी वस्तु के बारे में लगातार अगर जानते हैं तो हर व्यक्ति किसकी चिंता करता है? उसके परिणाम की। परिणाम का मतलब है क्या वो सही है या गलत, यानी कि लोकतंत्र सही है या गलत है। आज हम उनके बारे में जानेंगे। क्या रियल में लोकतंत्र की ज़रूरत है? आज अगर हम देखेंगे, अगर हम 1950 से पहले की बात करें तो 100 देश ऐसे थे जिनमें लोकतंत्र था ही नहीं, नाम मात्र का था। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि कुछ ही देश ऐसे बचे होंगे जहां पर लोकतंत्र नहीं है। तो आज हम इस विषय को जो है आगे बढ़ा रहे हैं कि लोकतंत्र के जो परिणाम है वो कैसे रहे हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी वस्तु सही है या गलत है उसका तो तभी पता लगता है जब हम उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? मूल्यांकन। तो इस पाठ के जरिए हम लोकतंत्र का यहाँ मूल्यांकन करेंगे और सही अर्थ में ये जानने का प्रयत्न करेंगे जो हमारी शंकाएं हैं। शंकाएं हमारी क्या है कि लोकतंत्र से जो है समानता नहीं आ रही है, राजनीतिक और सामाजिक जो टकराव है वो बढ़ रहे हैं। तो वो जो शंकाएं हमारे साथ आई है उन शंकाओं का समाधान हम जो है मूल्यांकन के जरिए कर सकते हैं। हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ गई है लोकतंत्र के सामने वो तभी हमें पता लगेगी जब हम उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो उसका मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि हम उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो 9वीं क्लास के अंदर जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर आया था समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या, क्यों और कैसे, दूसरा, वहाँ पर हमने लिंगदो मैडम की बच्चों से बात जाननी थी और उसके दौरान हमारे पास 4 से लेकर के 5 ऐसे जो है महत्वपूर्ण तत्व निकल करके सामने आए थे जो लोकतंत्र की जो परिणाम है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। या हम लोकतंत्र को जो है दूसरी व्यवस्थाओं से हमने बेहतर पाया था। कौन सी व्यवस्था से बेहतर पाया था? तानाशाही व्यवस्था से क्या पाया था? बेहतर पाया था। तानाशाही से क्या पाया था हमने? लोकतंत्र को बेहतर पाया। लोकतंत्र को तानाशाही से हमने क्या पाया था? बेहतर पाया था। उसके लिए हमने कुछ एक एग्जाम्पल देखे थे। वहाँ पहला एग्जाम्पल तो हमारे पास ये आया था कि वो नागरिकों के अंदर समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र क्या करता है? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। दूसरी बात क्या है? वो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट था हमारे पास वो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा हमारे पास क्या था कि हमने ये देखा था कि फैसला जो है बेहतरी से लिया जा सकता है, क्योंकि टाइम तो लगता है लेकिन गलत फैसले होने की संभावना कम थी। इसके अलावा अगर सामाजिक विभाजन की वजह से अगर कोई टकराव हो भी जाता है तो उसको अच्छे तरीके से संभाला जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह आया था कि लोकतंत्र के अंदर हम गलतियों को सुधार सकते हैं। मान लीजिए कि हमने पहले कोई गलती कर दी है तो दोबारा जो है कानून बना करके उसको क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं अगर हमने एक बार गलत सरकार का चुनाव कर दिया तो आने वाले 5 वर्षों के बाद हम जो है उस गलती को नहीं दोहराएंगे, उस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और नई सरकार को क्या कर देंगे? चुन देंगे। तो इस प्रकार जो है हमारे पास कुछ एक लोकतंत्र के समर्थन के अंदर हमने 2 कारक भी वहां देखे थे। युक्तिपरक कारक था हमारे पास, नैतिक परक कारक था। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उसके अंदर जो है संविधान के अनुसार जो है शासन चलाया जाता है। चुनाव जो है समय के ऊपर होते हैं। राजनीतिक दल भी यहाँ होते हैं। नागरिकों को जो है बुनियादी जो अधिकार है वो दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इसके अलावा वैश्विक मताधिकार का अधिकार भी दिया जाता है और सभी लोगों को अपनी धार्मिक उपलब्धि और संस्कृतियों का बचाव करने के लिए भी जो है समान अवसर दिए जाते हैं।
तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो नतीजा है उनके ऊपर ये सारे असर पड़ते हैं। अगर हम सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, भाषा के विभिन्नता के आधार पर भी लोगों को पूरा मौका देते हैं, पूरा उनका अवसर देते हैं, उनके अधिकारों की अगर हम रक्षा करते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि लोकतंत्र के अंदर लोगों की दिलचस्पी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर हम सारी ही जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, सारी जो समस्याएं हैं, सारी की सारी जो हमारी समस्याएं हैं, उनकी अगर एक ही दवा क्या मान ले, एक दवा लोकतंत्र को मान ले, एक दवा किसको मान ले, लोकतंत्र को, तो ये गलत है। लोकतंत्र जो है हर मर्ज की क्या नहीं है, दवा नहीं है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र के जो परिणाम है उनके बारे में हमें सावधानी पूर्वक क्या करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। और अगर हम ये मान ले कि लोकतंत्र का जो शासन का जो स्वरूप भर है और इससे लोगों को कोई भी फायदा नहीं होता है, तो ये गलत है। और लोकतंत्र के पास जो है कोई जादू की छड़ी नहीं है। किसकी छड़ी नहीं है? जादू की छड़ी नहीं है लोकतंत्र के पास कि लोकतंत्र को लाए और सारी समस्याओं को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो सबसे पहला जो परिणाम हमारे पास है उसको हम 3 तरीकों से जो है यहां पर परखेंगे: उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको मैं उठा रहा हूं यहां पर, उत्तरदायी, कि जो लोकतंत्र है उसको हम बेहतर क्यों मानते हैं। हमारे पास एक परिणाम तो पहला आता है कि उत्तरदायित्व के आधार पर मानते हैं। क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर जो सरकार का गठन होता है वो आम जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करके किया जाता है। इसलिए यह सरकार अपने प्रत्येक काम के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन जो तानाशाही सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये अंतर भी कर रहे हैं हम साथ साथ में, किसकी में, लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर भी कर रहे हैं। तो जो तानाशाही होती है वहां पर जो है शासक को जनता की कोई भी परवाह नहीं होती है। जनता के पास जो है लोकतंत्र में विकल्प होता है और वो आने वाली सरकार के अंदर उस सरकार को क्या कर सकती है, चुनाव में उखाड़ करके फेंक सकती है। दूसरा हमारे पास जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आता है जिम्मेवार। जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र के अंदर जो सरकार बनती है वो क्या करती है, संविधान के अंदर जो नियम और कानून है उसके अनुसार शासन चलाती है। और लोगों को, लोकतंत्र में लोगों को ये जानने का पूरा अधिकार भी होता है कि निर्णय कौन ले रहा है। हमें ये पता लग जाता है कि संसद के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो जनता के द्वारा क्या है, निर्वाचित है। लेकिन अगर तानाशाही सरकार की बात करें तो हमें ये पता ही नहीं लगता कि निर्णय कौन ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति निर्णय लेने वाला है तो वो हमारे द्वारा चुना गया नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो है वैध शासन। जो लोकतंत्र के अंतर्गत जो शासन चलाया जाता है वो निश्चित रूप से अन्य शासनों से बढ़िया है। क्यों है? क्योंकि एक वैध शासन व्यवस्था है। क्यों? ये सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है और इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है और लोगों की जो आवश्यकता को कुछ हद तक ये अनदेखी भी कर सकती है। लेकिन फिर भी जो अन्य शासन व्यवस्था होती है उनसे सबसे बेहतर है, क्योंकि सारे विश्व के अंदर लोकतंत्र के जो विचार है उसके प्रति क्या है, जबरदस्त समर्थन है। वैध किस लिए है? क्योंकि ये जबरदस्ती नहीं बने हैं, सत्ता इन्होंने हथियाई नहीं है, लोगों ने उन्हें जो है सत्ता के ऊपर या सरकार के ऊपर क्या किया है, काबिज किया है। और संविधान के अनुसार जो इनका क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। इसलिए ये जो लोकतंत्र होता है वो क्या होता है, वैध होता है। लोकतंत्र हमेशा क्या होता है, वैध होता है। आप यहां देख भी सकते हैं एक क्लू में, बेहतर लोकतंत्र बांग्लादेश में है 69%, नेपाल और भारत के अंदर देखोगे 70, नेपाल में 62, पाकिस्तान में 37 और श्रीलंका में 71। और कभी कभी जो है तानाशाही बेहतर, बांग्लादेश में 6 है, भारत में 9 है, नेपाल में 10 है, पाकिस्तान में 14 है और इसमें 11 है। और कोई फर्क नहीं पड़ता तो 25% में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 21 में, 28 में, 49 और 18 के अंदर नहीं फर्क पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण जो है हमारे पास क्लू आ रहे हैं। उसके बाद में अगर हम शासन व्यवस्था को अगर उसकी वैधता के ऊपर अगर उसको परखेंगे तो तीसरी जो महत्वपूर्ण जो हमारी बात आ जाती है वो आ जाती है आर्थिक संवर्धी। किसके ऊपर लेकर के चलेंगे अब हम लोकतंत्र को, आर्थिक संवर्धी के ऊपर के देखेंगे। अगर आर्थिक संवर्धी हासिल करने की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो तानाशाही जो सरकार है वो हमसे बेहतर है। तानाशाही जो सरकार है वो क्या है, बेहतर है। किससे बेहतर है? लोकतंत्र से। किसमें? आर्थिक संवर्धी में। क्योंकि जिन राज्यों की के अंदर तानाशाही सरकार है, जिन भी राज्यों में, चाहे वो सऊदी अरब रहा हो, चाहे वो उत्तरी कोरिया रहा हो, दक्षिणी कोरिया रहा हो या अन्य कोई भी क्षेत्र रहा हो, इराक है, ईरान है, उन क्षेत्रों के अंदर जो तानाशाही सरकारें थी, यूएई है, उनका विकास जो है क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। अर्थशास्त्र के अंदर फिर हम बात ये करते हैं कि जो आर्थिक संवर्धी है उसके लिए कई कारक काम करते हैं। अगर हम इसी एक कारक को ले लें कि तानाशाही सरकार ने आर्थिक संवर्धी लोकतांत्रिक जो संवर्धी से क्या की है, ज़्यादा की है, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
उसमें हम कुछ एक चीजें देखते हैं, जैसे कि पहली जो अर्थव्यवस्था क्या कहती है, जनसंख्या। अगर जिन देशों के अंदर जनसंख्या का आकार ज्यादा है तो वहां पर आर्थिक समृद्धि लाना उतना आसान नहीं है। दूसरा क्या होता है, वैश्विक स्थिति आपकी कैसी है, आपके पास जो है संसाधन कैसे हैं। अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन अच्छे नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो है, अन्य देशों से आपको सहयोग कैसा मिल रहा है, ये चीज भी देखी जाएगी। तो आर्थिक जो प्राथमिकता है, तो तानाशाही वाले जो है कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कम विकसित देशों के बीच में अंतर तो है नगण्य है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बहुत ज्यादा क्या नहीं है, पिछड़ी नहीं है। हालांकि फिर भी थोड़ा सा क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। ये आप देख भी सकते हैं, ये जो आर्थिक समृद्धि का जो बंटवारा लोकतंत्र के अंदर है, वो जो धनी लोगों की संख्या है वो बहुत कम है। इसके बाद में बीच वालों की संख्या भी क्या है, और गरीब क्या है, बहुत ज्यादा गरीब है। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पर ये अंतर ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि तानाशाही के अंदर ये अंतर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आर्थिक समृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद में जो लोकतंत्र की जो आर्थिक उपलब्धियां हैं वो कैसी है, तो लोकतंत्र के अंदर जो आर्थिक उपलब्धि है वो थोड़ी सी क्या है, चिंताजनक है। चिंताजनक क्यों है कि लोकतंत्र के अंदर अगर हम तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अगर बात करें लोकतंत्र के अंदर आर्थिक उपलब्धि की, तो कई वर्षों का जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे पास एक चार्ट निकल करके आता है। इस चार्ट के आधार पर आपको पता लगेगा, ये देखिएगा आप, लोकतांत्रिक देशों की जो विकास दर है वो है 3.94 और जो तानाशाही की जो दर है वो है 4.42। इससे हमें ये पता लगता है कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर जो आर्थिक समृद्धि है वो तानाशाही से क्या है, कम है। उसके बाद में देखोगे आप, गरीब जो लोग हैं वो तानाशाही में तो है 4.34 और जबकि लोकतंत्र में कितना है, 4.28। तो इसमें कोई ज्यादा गहरा अंतर नहीं है। तो इस आधार पर हमें यूं लगता है कि जो तानाशाही जो सरकारें होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा कारगर है देश का विकास करने में, बशर्ते किसके, लोकतंत्र के। ये एग्जाम्पल है और ये प्रूव भी हुआ है। ये क्या हुआ है, प्रूव भी हुआ है। तो जो जो सुविधाएं आप यहां देख रहे हैं, आवास की, स्वास्थ्य की और स्कूल की और भूख की, तो ये तानाशाही क्षेत्र में आपको क्या मिलती है, कम मिलेगी, जबकि लोकतंत्र के अंदर आपको इसकी संख्या क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो हम थोड़ा सा संदेह होते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आ जाता है यहाँ पर असमानता और गरीबी, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।